तो अब ये जो रिएक्शंस हैं, तो ये केवल मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होंगी केवल किसमें होंगी? ओनली इन लिविंग में, केवल लिविंग में होंगी। नॉन लिविंग में कोई मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं होती। पर जो रिएक्शन हमारे अंदर हो रही है ग्लूकोज का, जैसे पायरुविक एसिड में टूटना है ना, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलाइसिस में पड़ा टूटता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बाहर कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी जब बॉडी के बाहर कोई रिएक्शन करवाते हैं उसको बोलते हैं इन विट्रो। लेबोरेटरी में कोई चीज होती है तो इन विट्रो। याद रखना, कोई चीज जहां पर है, जैसे सेल के अंदर ही कोई रिएक्शन हो रही तो उसको बोलते हैं इन विवो। जो जहां है वहीं रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब जहां हो रही है रिएक्शन, जो उसका नेचुरल स्टेज है वहीं उसी पे करवाएंगे तो इन विवो। और अगर लेबोरेटरी में करवाएंगे, लैब में करवाएंगे तो इन विट्रो। ये याद रखना, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर वो रिएक्शन को क्या करेंगे हम लोग, कि हम उस रिएक्शन को करवा सकते हैं जो भी रिएक्शन हमारे अंदर हो रही है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक, इन विट्रो, इज नाइदर लिविंग और नॉन, मतलब वो ना तो लिविंग, उसको हम लोग ना तो ये कह सकते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गई, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि टेस्ट ट्यूब जिंदा हो गई, ठीक है। और ना ही ऐसा कर सकते हैं कि नॉन लिविंग रिएक्शन है। रिएक्शन तो लिविंग रिएक्शन लिविंग कहलाएगी, बट वो चीज जो है वो नॉन लिविंग ही रहेगी, ठीक। तो उसको इसलिए बोलते हैं कि वो ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, उसको ऐसा बोलेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन है वो लिविंग रिएक्शन है, जो थिंग है, जो चीज के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो नॉन लिविंग है, ठीक। तो ये एक मतलब एक्सेप्शन हो सकता था, पर ये भी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसको भी नाइदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग कह रहे हैं, ठीक। तो जो मेटाबॉलिज्म है ये नॉन एक्सेप्शनल है ना, नॉन एक्सेप्शनल। नॉन एक्सेप्शनल है इसका मतलब क्या है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, मतलब अगर किसी के अंदर अपने आप लिविंग रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम आंख मूंद के बोल सकते हैं कि हाँ ये लिविंग थिंग है, ठीक है। अब जो होगा इसके लिए एक और रिक्वायरमेंट है, मेटाबॉलिज्म किसके अंदर होगा? लिविंग के अंदर। लिविंग की चारों तरफ एक क्या होना चाहिए? बाउंड्री होनी चाहिए, और बाउंड्री कौन बनाती है? सेल। तो दूसरा सेल, सेल की जरूरत है, सेल ही नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहाँ होगी? तो दूसरी चीज जो जरूरी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल से बना हुआ होना चाहिए, भले एक सेल हो या बहुत सारी सेल्स से मिलकर कोई भी चीज बनी हो, बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स जरूरी है। सेल्स और मेटाबॉलिज्म दोनों ही क्या है? दोनों ही, अगर सेल नहीं होगी तो सेल नहीं हुई तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, और मेटाबॉलिज्म में अगर नहीं होगी तो सेल नहीं होगी। दोनों ही एक दूसरे के, ये यहाँ पे भी क्या है? सिनोनिम्स है। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और मेटाबॉलिज्म है, दोनों ही क्या है? नॉन एक्सेप्शनल है, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। अगर कहीं तुमने सेल देख ली और उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, तो तुम 100% बोल सकते हो कि वो क्या है? लिविंग थिंग है, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शन लिखा बता रखी है, एनाबॉलिक रिएक्शन। एना मतलब क्या था? बनना। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है C6H12O6, 6CO2, 6H2O। एनर्जी, कौन सी एनर्जी? सनलाइट। सनलाइट से क्या बनता है? ग्लूकोज, और 6O2 एनवायरमेंट में रिलीज होती है, ठीक। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है 6O2, 6CO2, H2O और एनर्जी में, तो एनर्जी यहाँ गेन हुई। तो ये क्या, कौन सी रिएक्शन टूट रहा है इसमें? तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है, क्रेब्स साइकिल, ये सब क्या है? कैटाबॉलिज्म में टूटना। और जो फोटोसिंथेसिस वो किसका एग्जाम्पल है? एनाबॉलिज्म का। याद रखना, पूछूंगा बाद में, ठीक। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक। अब अगला कैरेक्टर देख लें। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या है? पहले बता चुका हूँ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? सेंस कर सकते हैं। तुम्हारे सेंस ऑर्गन है ना, है ना, स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है तुम्हारा, जो स्किन के ऊपर टच सेंसर होते हैं, फिर तुम्हारी आईज होती हैं, है ना। जो भी तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन्स है, तुम्हारे नोस्टिल्स है, नोस्टिल के अंदर जो स्मेल को सेंस करने का ऑर्गन है,
जो तुम्हारी टंग है उसमें तुम्हारे टेस्ट को स्मेल करने का ऑर्गन है, ठीक है। तो जो भी बाहर से आउटर से जो भी एनवायरनमेंट है उसके लिए तुम्हारे पास सेंस ऑर्गन है ना। बाकी ऑर्गेनिज्म के पास भी अलग अलग सेंस ऑर्गन होते हैं। तो क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसको सेंस करके उसके प्रति क्या करते हैं, अपने रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। कोई चीज अच्छी लगी तो अच्छा उस तरह से रिस्पॉन्स देंगे, कोई चीज दूर हटने वाली तो उस तरह से उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग्स, है ना। बाहर से है ना, कॉन्शियसनेस में एक चीज याद रखना, जो स्टिमुलाई होता है वो कहाँ से होता है, एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर से तुम्हें क्या मिलता है, स्टिमुलाई, और इंटरनल होता है रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स होगा वो इंटरनल होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में कभी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, या कुछ चीजें। तो ये याद रखना, जो एनवायरमेंट सराउंडिंग है तो बाहर है ना, बाहर से तुम्हें स्टिमुलाई मिलेगा और तुम उसको क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे इंटरनली, ठीक। तो अब वो स्टिमुलाई फिजिकल हो सकता है, तुम्हें गर्मी लग सकती है, बाहर से कोई चीज, केमिकल्स हो सकते हैं, वाटर जैसे गिरना, वाटर एक केमिकल है, कोई भी चीज का होना। बायोलॉजिकल हो सकता है, अचानक से शेर आ जाए तो उसका तुम अलग तरीके से रिस्पॉन्स देगी, अचानक से एक डॉग आ जाए, तुम्हारा पेट आ जाए, जो भी तुमने पेट पाल रखा है, तुम अलग तरीके से रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। तो ये जो बाहर सराउंडिंग में जो भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो भी चीजें हैं जो तुम्हें स्टिमुलाई करेंगे, तुम उसके लिए अलग अलग क्या करोगे, इंटरनल रिस्पॉन्स दोगे, ठीक। तो ऑर्गेनिज्म सेंस किसके थ्रू सेंस करते हैं, सेंस ऑर्गन के थ्रू, है ना। तुम्हारे पास 5-6 ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग होते हैं, ठीक। प्लांट जो है किसको रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट लाइट को करते हैं, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट्स, इनको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये जो छुई मुई का पौधा, ये जो दिखा हुआ माइमोसा पुडिका, इसका नाम होता है बायोलॉजिकल नेम, बोटेनिकल नेम माइमोसा पुडिका। जब भी कभी देखा है इसका पौधा, इसको जैसे टच करोगे वैसे इसकी पत्तियां वैसे डाउन हो जाती हैं। इसको बोलते हैं सीजमोनेस्टिक मूवमेंट। तुम्हारे शायद एनसीईआरटी में है नहीं, है ना, दिमाग में रखो, सीजमोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक। तो जब भी टच करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, तुमने फिजिकली टच किया उसको और उसने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, ठीक। तो ये हुआ क्या, प्लांट्स में। फिर फोटो पीरियड, प्लांट्स के अंदर जब क्या पढ़ा है इसमें लास्ट वाले चैप्टर में, हार्मोन्स वाले चैप्टर में, फोटो पीरियड। फोटो कितनी लाइट होगी उसके अकॉर्डिंग वो रिप्रोडक्शन करते, फ्लावरिंग होगी कि नहीं, फोटो पीरियडिज्म में। एक वर्नेलाइजेशन भी पढ़ेंगे, ये पढ़ रखा है तन, मैंने पढ़ा रखा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। फिर सीजनल ब्रीडर्स, ये सब 12th का फर्स्ट चैप्टर में आएगा, सीजनल ब्रीडर्स कौन कौन होते हैं प्लांट और एनिमल्स में, ठीक। तो उसी तरह से ह्यूमन जो होता है, अच्छा अभी तक तुमने किसकी बात कर रहे थे तुम लोग, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे ह्यूमन के लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है, सेल्फ कॉन्शियस, है ना। मतलब हाँ, जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई लेते हैं और इंटरनल रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलाई हुआ तो उनको बाहर से मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियस, मतलब वो खुद को देखता है या खुद को फील करता है सेल्फ, और उसके अगेंस्ट क्या देता है, अपना स्टिमुलाई देता है। जैसे कि तुम मिरर के सामने खड़े हो, देखे यार मेरा पेट बहुत निकल गया, मैं फैटी हो गया हूँ, मुझे पतला होना है, तो तुमने क्या हुआ कि अपने को देख के क्या दिया, कि रिस्पॉन्स दिया, है ना। तुम्हें और भी जैसे हो गए यार, देखे बाल बड़े हो गए हैं, अभी थोड़ा कटिंग करवानी है, ठीक होना है, तो अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों को अपने को ही देख के क्या करते हो, रिस्पॉन्स देते हो। तो ये केवल कौन कर सकता है, ऐसा देखा है कभी कि नहीं, हाथी मेरे के सामने कभी, या फिर नदी में गया, अपना चेहरा देखा, बोला बहुत पतला मोटा हो गया हूँ, मुझे जिराफ जैसा होना, पतला, ऐसा नहीं करता। तो कोई भी जो एनिमल्स हैं वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, केवल ह्यूमंस जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ठीक। अब कोई नॉन लिविंग थिंग है क्या, पत्थर कर सकता है क्या, कॉन्शियसनेस दिखा सकता है क्या, नहीं दिखा सकता, कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं दिखा सकता क्या, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर कोई कॉन्शियसनेस है तो इसका मतलब वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, अच्छा इसका एक एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है और वो भी छोटा सा, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते, वो है कोमा पेशेंट, है ना। जो पेशेंट कहाँ चले गए, कोमा में। अब वो क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई दो उनको, पर वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे रिस्पॉन्स। पर वो लिविंग स्टेज में तो बने हुए हैं, है ना। ब्रेन डेड जिसको बोलते हैं, हार्ट चलता रहता है लेकिन ब्रेन काम करना बंद कर देता है, ब्रेन डेड को तो क्या कहते हैं, कोमा पेशेंट। ठीक, तो ये एक एक्सेप्शन है किसका, कॉन्शियसनेस का। मतलब ह्यूमन के केस में केवल एक एक्सेप्शन है, वो भी ह्यूमन बचा लेता है जिंदा, मतलब मशीनों के सारे, इसलिए। ठीक है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं, नहीं तो इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो तुमने अभी तक कितनी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पढ़ी, तुमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर दोनों एक दूसरे के वही हैं, सिनोनिम्स ही हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीसरा कॉन्शियसनेस। ठीक, कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा एक्सेप्शन है। तो अगर तुम्हारे ऑप्शन में मेटाबॉलिज्म आती है, बेस्ट आंसर, ठीक है। ऐसे पूछता है ना कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अभी तक जितनी पढ़ी सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो ग्रोथ करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो रिप्रोडक्शन करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा मेटाबॉलिज्म होगी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, कॉन्शियसनेस होगी। पर मेटाबॉलिज्म नॉन एक्सेप्शनल है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन एक्सेप्शनल है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों ही रहते हैं, तो क्या लगाओगे, मेटाबॉलिज्म, है ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस दोनों है तो क्या लगाओगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तीनों ही आ गए ऑप्शन में तो क्या लगाओगे, मेटाबॉलिज्म। सबसे बेस्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन कॉन्शियसनेस। ठीक, तो ये ऑर्डर याद रखना इसमें। वैसे अभी ऐसा आएगा नहीं, इतना टफ पेपर बनाते नहीं है, वो तीनों में से कोई एक देंगे कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बाकी 2 अदर्स दे देंगे। ठीक, तो ये हमने पढ़ी कि कैसे किसी लिविंग को पहचानोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानना है तो हाउ टू यू रिकॉग्नाइज्ड हिम कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानना सीख गए। तो अब आ जाओ लिविंग वर्ड में, कि जो लिविंग वर्ड है उसमें कितने स्पीसीज हैं, कितने कौन है, तो इसको क्या कहेंगे। मतलब बहुत सारे है ना, लिविंग वर्ड जो है छोटा सा तो है नहीं, अलग अलग टाइप के तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म मिल रही है, बहुत सारे टाइप के स्पीसीज है, एक छोटा कीड़ा भी है, प्लांट भी है, तो बहुत ज्यादा क्या है इसके अंदर, वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, वेरिएशंस, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या हुआ, डाइवर्स होते ना, तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, क्या पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। बायो का मतलब क्या होता है, बायो मीन्स क्या होता है तन्मय, बायो का मतलब, सर लिविंग। हाँ, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या बताया, सर मतलब इस वेरिएशन, सर ये नंबर और वैरायटीज, मतलब वेरिएशंस, कितनी है ना। तो वेरिएशन। हाँ, हाँ बायो मतलब लाइफ, तो लाइफ के अंदर कितना वेरिएशन है ना, तो वही क्या कहलाता है, बायो डाइवर्सिटी। उस लाइफ के अंदर डाइवर्सिटी, लिविंग थिंग्स के अंदर कितना वेरिएशन है, वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। टर्म यूज्ड टू रिफर टू द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, है ना। प्लांट और एनिमल की जगह क्या कर सकते हो तुम लोग, लिविंग, है ना। तो लिविंग थिंग, जो भी अर्थ पे कितनी लिविंग थिंग है और कितना उसमें वेरिएशन है, दैट इज नॉन एट बायोडाइवर्सिटी, है ना। सिंपल सा, बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, लाइफ में कितने वेरिएशंस हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, तो अभी तक टोटल नंबर ऑफ नॉन स्पीसीज हैं 1.7 से 1.8 मिलियन। अब तो बढ़ गई हैं, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में पुराना डाटा चला आ रहा है, वही है।
ना, जॉन रे ने शायद सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। तो नंबर ऑफ स्पीसीज नॉन 1.7 टू 1.8 मिलियन, इतनी स्पीसीज हैं अभी तक। इससे ज्यादा है, लेकिन अभी तुम्हारे एनसीईआरटी में और तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आएगा तो इतने हैं। ठीक। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अब ये इतने सारे हैं तो इनको तुम क्या है कि एक एक करके पढ़ने जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा, मिलियन इतना टाइम तो है नहीं, है ना। तो इसलिए क्या जरूरत पड़ी, इनको हमको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी, क्लास में डिवाइड करने की। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अब एक स्कूल है, स्कूल में लगभग 1000 बच्चे आते हैं। अब 1000 बच्चे को एक एक टीचर पढ़ाएगा तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो क्या करें कि क्या है, जो बच्चे एक क्लास में हैं, मतलब जो फर्स्ट क्लास में है उनको फर्स्ट ग्रुप बना दो, दूसरी क्लास में उनको दूसरा ग्रुप बना दो, तो थर्ड क्लास में उनको थर्ड में, जो फोर्थ में उसको फोर्थ में कर दो। तो अलग अलग क्लास में डाल देना, है ना, अलग अलग क्लास बना देना। वही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे क्लासेस बनाते हैं उसी तरह अलग अलग ग्रुप बनाना अपनी सुविधा के अनुसार, वही है क्लासिफिकेशन। तो हमने स्पीसीज को क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया, है ना। जो इतने सारे हमें स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म थे उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, जिससे कि क्या हो कि हम उनका नाम याद रख सके, उनकी स्टडी कर सके और उनके बारे में समझ सके। ठीक। फिर अब जो नाम है, तो नाम भी क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। नहीं तो पता चला मैं किसी और नाम से पुकार रहा हूँ, दूसरा किसी और नाम से पुकार रहा है। तो इसलिए कॉमन नेम रखने का सोचा, उसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो उस ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। तो जो नोमेनक्लेचर होता है वो साइंटिफिक नेम दिया जाता है जितनी भी नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म अभी तक हैं, बहुत सारे अननोन है पर जो नॉन है उनके लिए। ठीक है। अब प्लांट के लिए और एनिमल दो ग्रुप है मेनली, अगर ब्रॉड में क्लासिफाई करें तो प्लांट और एनिमल दो ही बनते हैं। तो जो प्लांट है वो उसका नोमेनक्लेचर कौन करता है, इंटरनेशनल ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बी मतलब बोटेनिकल, और ICJN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। जेड मतलब जूलॉजी, जूलॉजी मतलब एनिमल्स, बी मतलब बॉटनी, बॉटनी मतलब प्लांट्स। ठीक। साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट each organism has only one name। साइंटिफिक नेम क्या, किस बात की गारंटी देते हैं, इंश्योर मतलब किस बात के लिए इंश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं, तो किसी भी उस ऑर्गेनिज्म का वही नाम है ना, पूरे वर्ल्ड में। ठीक। ये याद रखना, ICJN ICBN, ICBN फॉर प्लांट, ICJN फॉर ZN फॉर एनिमल्स, Z फॉर जूलॉजिकल, B फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक। चलो, तो अब आ जाओ नोमेनक्लेचर पे। तो सबसे पहले जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, केरोलस लीनियस ने, है ना। और ये पब्लिश किया था उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में। किसने किया था, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, यही नाम याद रखना है, केरोलस लीनियस ने। और ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कई बार हर किसी न किसी पूछ ही लेते हैं। तो याद रखना है उनकी बुक का नाम और उनका दोनों का, है ना। बाय का मतलब क्या होता है, बाय मतलब दो, टू, है ना। बायनोमियल, नोमियल मतलब दो नेम, तो दो चीजों से बनाना है उनका नाम। ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग टू वर्ड, दो वर्ड से बना इसलिए बोला बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दो वर्ड कौन कौन से हैं, पहला वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम, पहला कौन सा है, जेनेरिक नेम। दूसरा क्या है, स्पेसीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक। फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम और सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है। अब इसको तुमको कोई बायोलॉजिकल नेम है तो ये तो चलो हो गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके पहले ट्राइनोमियल भी था, बहुत सारे थे। जब केरोलस लीनियस ने दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके बाद से बाकी जो पहले वाले सारे सिस्टम थे उसको खत्म कर दिया गया, केवल बायनोमियल नोमेनक्लेचर ही चला आ रहा है। तो इसमें दो नाम होते हैं, पहला जेनेरिक नेम होता है और दूसरा स्पीसीज का नाम होता है।
अब जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, जो सेकंड लेटर होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। और दूसरा लिखे जाते हैं किसमें, इटैलिक्स में। जो भी नाम लिखे जाएंगे वो किसमें लिखे जाएंगे, इटैलिक में। अब मुझे तो इटैलिक आती नहीं लिखते, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जैसे केरोलस लिखा, अब मुझे इटैलिक नहीं आती तो मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी साइंटिफिक नेम होंगे, जो भी बायोलॉजिकल नेम होंगे, या तो आप उनको इटैलिक में प्रिंट करो, और अगर इटैलिक में प्रिंट नहीं कर सकते तो उसके नीचे क्या होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए, ठीक। फर्स्ट वर्ड कैसा होगा, कैपिटल, जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, स्पीसीज जो सेकंड वर्ड स्पीसीज का होगा तो वो कैसा होगा, स्मॉल, ठीक। वही चीज लिखी है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, सेकंड वर्ड डिनोट्स स्पेसिफिक एपिथेट, बोथ वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर should be underlined separately when hand written, ठीक है, ठीक है। दोनों को क्या होना चाहिए, उनको हैंड रिटन होना चाहिए। वो क्या करोगे, सेपरेट लाइन, ऐसा नहीं कि कंबाइन लाइन खींच दी, सेपरेट लाइन। फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, एंड स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज नेम शुड स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, ठीक। तो ये हो गया क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखना, ठीक। एक तो अपन ने पहले लिविंग की प्रॉपर्टी पढ़ी, लिविंग, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट चैप्टर से, या तो पहले वाले में बनेगा वो 5 तुम्हारी प्रॉपर्टी है सिंपल सी, या फिर इधर बायनोमियल नोमेनक्लेचर से बन जाता है, या फिर आगे आएगा एक टेक्सोनोमिकल एड्स, ठीक है, तो वहां से, ठीक। चलो अब आ जाओ टेक्सोनोमी, है ना। तो एक तुमको बताया क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन समझा है ना, क्या होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब उनको ग्रुप में अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग क्या करना, क्लासिक ग्रुप में डिवाइड करना है, डिवाइडेड इनटू ग्रुप, है ना, किसी अपने सुविधा के अनुसार उनको क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करना, क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। और ये भी क्लासिफिकेशन करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, टेक्सोनोमी, ना। क्लासिफिकेशन करना किसके बेसिस पर है, जैसे अगर तुम अपने घर में भी करो तो तुम्हारे घर के अंदर भी क्लासिफिकेशन रहता है, तुम करते हो ना कि चलो ये ड्राइंग रूम की चीज है, ये बेडरूम की चीज है, किचन की चीज है ना, कोई बर्तन है तो उसको किचन में रखना है, कोई फर्नीचर है उसको ड्राइंग रूम में रखना है, तो वहां पे भी तुम क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, उसको अलग अलग रखते हो ना, ड्राइंग रूम में अलग चीजें, बेडरूम में अलग चीजें, बालकनी में अलग चीजें, किचन में अलग चीज, ठीक। तो अब तुम क्या करते हो, वो चीजें करते हो ना, उसको पसंद, मतलब वो करके कि चलो ये क्या, एक बर्तन है, बर्तन को किचन में रखना है, तो ये जो प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, टेक्सोनोमी। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी को किसके बेसिस पे करोगे क्लासिफाई, अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके कैरेक्टर्स देख के करोगे, किसको देख के करोगे, कैरेक्टर्स। टेक्सोनोमी किसको देख के, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को देख के किया जा सकता है। अब वो जो कैरेक्टर हो सकते हैं वो एक तो बाहर से दिखने में, और दूसरा इंटरनल, दोनों कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, जिनको सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है उसका, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, है ना, कि कहाँ रहता है, ये सब क्या है, मॉडर्न टेक्सोनोमी में इंक्लूड। पहले जो टेक्सोनोमी थी उसमें केवल आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता था, अभी मॉडर्न टेक्सोनोमी में सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब human beings is interested to know different organism and diversity along their relationship with other। अब उसका दूसरों से क्या रिलेशनशिप है, या उसके जो पूर्वज कौन थे, है ना, ऑन देयर, उनके जो भी पूर्वज थे, तो अगर देखो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन हुआ, है ना, कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करना, फर्स्ट
क्लासिफिकेशन क्या हो गया, कन्वीनियंट कैटेगरी, है ना, इसमें डिवाइड करना, डिवाइड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मतलब प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन को करने की प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, तीसरा सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब उसमें क्या इंक्लूड कर दो, उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक यहाँ इधर लिखता हूँ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये क्या होती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? फाइलो मतलब ट्री, फाइलो मतलब ट्री, ट्री जैसा कुछ, है ना। और जेनेटिक मतलब जीन्स, जिससे तुम आए हो, जीन्स। तो जो तुम्हारे पूर्वज वो के साथ तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा किससे कैसे बने हो, है ना। जैसे जो मेमल्स बने वो किससे बने, स्नेक से बने हैं, है ना। जैसे मान लो कि फिश थी, फिश पानी के अंदर थी, फिर बाहर आए तो एम्फीबिया बने, एम्फीबिया से फिर रेप्टाइल्स बने, फिर रेप्टाइल से एवीज बने, और रेप्टाइल से क्या बने हैं, मेमल्स बने हैं। तो ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमने मेमल्स तक का या रेप्टेविस तक का किसको पढ़ना था, तो ये हमने एक रिलेशनशिप के साथ पढ़ा। तो जब किसी के साथ रिलेशनशिप के साथ पढ़ते हैं, इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के साथ पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। उसे क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक। एक सिस्टमैटिक बोलते हैं ना, एक सिस्टमैटिक ढंग से करो, जो भी करना है एक सिस्टमैटिक ढंग से करो, तभी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर हो गया, एक ऑर्डर में कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक में क्या आता है, सिस्टमैटिक में क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा, प्लस टेक्सोनोमी और प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये तीन चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब देखो टेक्सोनोमिक हिरार्की। अब टेक्सोनोमिक हिरार्की, हाँ अंकित। एक चीज में कंफ्यूजन है, जैसे ये क्लासिफिकेशन ही जो होता है उसको हम टैक्सोनॉमी से अलग ले रहे हैं क्या? टेक्सोनोमी से अलग नहीं है, प्रोसेस है वो। तो क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करने की प्रोसेस। तो फिर जैसे सिस्टमैटिक हो गया तो उसमें क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनेटिक होगा कि टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनेटिक बस? इसको मैं ये क्लियर थोड़ा कर कंफ्यूजन है। लूंगा, पर मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन किया है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्स बोल सकते हो, टेक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अगर ऑप्शन में क्लासिफिकेशन प्लस आ जाता है ना, तो ये मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन हाँ, रहेगा, क्लासिफिकेशन प्लस टेक्सोनोमी ओके प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना। पर अगर कहीं पे ओके। भी क्लासिफिकेशन नहीं है, केवल टेक्सोनोमी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है किसी ऑप्शन में, तो वो भी सही है। तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप करना, और ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है टेक्सोनोमी। तो जो आए हुए क्वेश्चन है उसमें तीनों को ही जो बेस्ट आंसर माना है, उसमें क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप माना हुआ है। ठीक है, और मैं देख के बता दूंगा इसको। सिस्टमेटिक्स हो गया। चलो टेक्सोनोमिकल, टेक्सोनोमिक हिरार्की, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ। चलो इतने इसको खत्म कर लें, फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर में खत्म, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कल से ना। टेक्सोनोमिक हिरार्की। अब हायरार्की का मतलब क्या होता है, मतलब अरेंजमेंट, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये एक अरेंजमेंट है ना। कोई भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर, एनी ऑर्डर क्या कहलाता है, हायरार्की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऑर्डर में कोई भी, या इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है,
तो हायरार्की मतलब ऑर्डर, ठीक है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक टर्म आया है क्या, टेक्सा, है ना। टेक्सा जो है वो प्लूरल है, टेक्सा क्या है, प्लूरल वर्ड है। प्लूरल मतलब और टेक्सोन एक टर्म आएगा टेक्सोन, वो है सिंगुलर वर्ड, सिंगल वर्ड, ठीक है। टेक्सा प्लूरल है, टेक्सोन सिंगल है, ठीक। तो टेक्सोन को कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या टेक्सोन ऑप्शन में नहीं है, टेक्सा बेस्ट है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, टेक्सा और टेक्सोन में, ये प्लूरल वर्ड है और ये सिंगुलर वर्ड है, बस। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्सा, ठीक है ना। एक ऑर्डर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सभी क्या है, टेक्सा है, छोटे छोटे टेक्सा। अब ये अगर टेक्सा नहीं होते तो क्या इनको ऑर्डर में जमा सकते थे, अगर 1 2 3 4 होता ही नहीं तो उनको जमा नहीं सकते ना। तो उसी टाइप से अलग अलग टेक्सा है, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है। जो भी है हर चीज क्या है, टेक्सा। इट इज लाइक जैसे कि एक सीढ़ी होती है ना, तो सीढ़ी के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो बिना स्टेप्स के क्या होता है, सीढ़ी कंप्लीट नहीं हो सकती। उसी टाइप से हमें ये एक हायरार्की, एक ऑर्डर बनाना है, तो यहाँ पे सीढ़ी का काम कौन करता है, टेक्सा। एवरीथिंग इज अ टेक्सा, हर जो स्टेप है, एवरी स्टेप इज टेक्सा, ठीक है। तो ये एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। अब अगर इसको हम लोग ऊपर से नीचे जमाते हैं ना, तो सबसे पहले आता है किंगडम, फाइलम, अगर प्लांट है तो डिवीजन, फिर क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो कीप, और इसको याद रखने का तरीका क्या है, जो मुझे याद है जिस तरीके से, ये ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो ये एक ऑर्डर में हमें याद रखना है, इसका सिंपल से पूछ लेते हैं। और एवरीथिंग इज ए टेक्सा, है ना, ये हर चीज क्या है, एक टेक्सा है, टेक्सोन, ठीक है। तो इसको याद करके रखना, इसके आगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना। अब आगे फिर इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, स्पीसीज और इसके पढ़ना, टेक्सोनॉमी के कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो, तो मैं अभी मीटिंग को खत्म कर देता हूँ।